आज मैं यहाँ दो कारणों से बुलाया गया हूँ। एक तो इसलिए बुलाया गया हूँ कि मैं हिंदी का आदमी हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इसलिए बुलाया गया हूँ कि मैं पीयूष बघेले का शिक्षक हूँ और पीयूष की आस्था जैसी उन्होंने कहा, जिन भी कारणों से, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ हिंदी पढ़ाने को थी ही नहीं, तो मैं पढ़ाता क्या। और मेरे वो 7, 8, 9 साल बहुत खूबसूरती से इसलिए कटे कि पढ़ाने ही नहीं था। तो हुआ यूँ कि मैंने एक बार बीए की कक्षा में बच्चों से कहा कि आओ गप मारते हैं। तो एक दूरस्थ राजगढ़ से आया हुआ बच्चा था, अध्यापक का था। उसने मेरी कक्षा में आना छोड़ दिया। कभी कभार आता था और जब वो मुझे देखता था तो उसकी आंखें कुछ दूसरी तरह की हो जाती थी। पता नहीं क्यों उसके मन में आया कि उसे हिंदी से एमए करना है और वो हमीदिया कॉलेज में एमए करने चला गया। तो जो विभागाध्यक्ष थे वो सबसे परिचय ले रहे थे। जब उसका नंबर आया तो भी खड़ा हुआ, तो उसने कहा बहुत उदास होकर कि मैं तो एक्सीलेंस से आया हूँ। तो उन अध्यक्ष महोदय ने कहा, क्या कहा तुमने? एक्सीलेंस? जहाँ विजय बहादुर से पढ़ाते हैं? तो उसने मुंह लटका कर कहा कि हाँ, वहीं से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पढ़ के आए हो तो मैं तुम्हें क्या पढ़ा दूंगा। तो उसको बड़ा विचित्र सा लगा कि ये कैसा है एक अध्यापक जो गप मारा करता है। उसके बारे में ये दूसरा अध्यापक जहाँ मैं एमए करने आया हूँ वहाँ कह रहा है कि जब तुम उनसे पढ़ के आए हो तो मैं तुम्हें क्या पढ़ा दूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन बहुत क्रोध में आया हूँ मेरे पास और आकर के सीधे तंग करके मेरे सामने खड़ा होकर कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया। तो मैंने कहा कि तुम तो कक्षा में नहीं आते थे, इसमें धोखा क्या किया? तो उसने कहा कि आपने कहा कि आप गप मारते हैं, मुझे समझ में नहीं आया और मैंने आपकी कक्षा अटेंड नहीं की। तो मैंने कहा इसमें मैं कहाँ से अपराधी हो गया? गप तो साहित्य, गप के अलावा है क्या? चतुर्वेदी जी बात यहाँ है, हम लोग सिवाय गप के अलावा करते क्या है? त्रिपाठी जी बैठे हैं, वो हमारे एक मित्र प्रदीप गर्ग बैठे हैं जिन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं। अकबर पर लिखा, बुद्ध पर लिखा, भगत सिंह पर लिखा, गांधी पर लिख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग गप मारना जब भूल जाते हैं तो साहित्य कुछ संदिग्ध हो उठता है। इसलिए गप मारने की कला अगर किसी में नहीं है तो साहित्य भी क्या लिखेगा। दूसरी बात ये कि आज का जो आयोजन है इसमें कई पीढ़ियां हैं। यहाँ दादा भी हैं, पोती भी है और दोनों के रेंज अलग अलग है। दादा अपने अतीत के साथ मौजूद हैं और पोती अपने अतीत के साथ अपने वर्तमान और भविष्य को लिए मौजूद है। ये फर्क है। इसलिए इन दोनों पर एक साथ बातचीत करना थोड़ी मुश्किल बात है। लेकिन रेवा के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो भी मैं एक्सीलेंस से ही कर, रेवा का भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। जब मैं यहाँ पढ़ाने गया तो हर दूसरा छात्र मुझसे कहता रहा कि सर आप बार बार गांधी की बात करते हैं, गांधी के कारण ये देश बटा। तो मैं सोचता रहता था कि कौन लोग हैं जो इनको सिखाते हैं कि गांधी के कारण देश बटा। कोई ऐसी साजिश चल रही है गांधी के खिलाफ।
उनको भुलाने की, लेकिन उनको भुलाने से पहले उनको पूरे देश के राष्ट्रीय शत्रु के रूप में खड़े करने की। और इतनी बड़ी साजिश है कि जो गांधी कहते थे उसको भुलाने के लिए कुछ और कहो जो गांधी से जुड़ा तो हो, लेकिन ठीक गांधी का परिचय न दे रहा हो। जैसे सफाई अभियान चला दो, तो क्या गांधी का परिचय केवल सफाई अभियान से होगा क्या? ये एक प्रकार से किसी से शत्रुता निभाने का बड़ा खूबसूरत अंदाज है। बाकी जो गांधी नहीं चाहते थे उसे करते रहो, और इस तरह से लोगों के स्मृतियों को भुलाते रहो, क्योंकि जो समाज अपनी स्मृतियां भूल जाता है उसके साथ आप चाहे जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और स्मृतियों को भुला देने में आप नाम बदल दीजिए, पता ही नहीं लगेगा कि फैजाबाद में और अयोध्या में फर्क क्या है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, जो लोग अपने दावा करते हैं वे भारत को, भारतीयता को जानते हैं, उनको यह तक नहीं पता है कि इलाहाबाद के पहले पुराणों में इलावास नाम की एक जगह है। त्रिपाठी जी को मालूम होगा, वो सा का हा हो गया है। ये हमने हिंदू धर्मकोश में देखा, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, वो अकबर कर दिया होगा। अकबर ये सब छोटे छोटे काम नहीं करता था, वो इतना छोटा आदमी नहीं था। बल्कि मैंने तो इनकी किताब, गर्ग जी की किताब जो आई है अभी हिंदी में, पहले अंग्रेजी में आई थी, वो उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में ये बात आई कि अशोक महान था, लेकिन अकबर उससे कई गुना महान था। कभी ये तुलना करके आप देखें कि अशोक ने जब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, तब वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के ही प्रचार में लग गया। अकबर वो आदमी था जिसने अपना इस्लाम छोड़ा नहीं, लेकिन पहली विश्व धर्म सभा जो की जिस आदमी ने, और उसमें से उसने सुलहकुल या दीन इलाही निकाला, उस आदमी का नाम अकबर था, जिसको अपन इतिहास में दीन इलाही पढ़ते हैं, वो सुलहकुल था। अकबर को ये चिंता थी जितने धर्म भारत में हैं उन सब के लोगों को बुला करके एक सभा की जाए। विवेकानंद तो बाद में गए थे, वो तो हमारे जमाने की बात है। अकबर ने उस समय किया, 16वीं शताब्दी में। तो मेरा ये कहना, और अकबर के सबसे करीब के लोगों में एक आदमी को तो आप जानते हैं जो अकबर के साथ ब्रैकेटेड है, पंडित सुखराम। माने बीरबल का नाम था पंडित सुखराम। पंडित सुखराम थे जो अकबर के लिए सबसे सूची में सबसे ऊपर थे। तो मेरा ये कहना है कि महानता को कैसे आप समझेंगे, और अगर महानताएं भुला दी जाएं, साबरमती का चेहरा बदल दें, जलियांवाला बाग का चेहरा बदल दें, तो क्या षड्यंत्र हो रहा है? आप नहीं समझ रहे हैं? षड्यंत्र ये हो रहा है कि आपको न जलियांवाला बाग देख करके दर्द होगा, न पीड़ा होगी, न क्रोध होगा। और जब नहीं होगा, जब आप अपनी स्मृतियां ही भूल जाएंगे, तो फिर आपके साथ कोई भी सुलूक किया जाए आपको बुरा नहीं लगेगा। जयशंकर प्रसाद ने इस बात को बहुत पहले कहा। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी स्मृतियां भूल जाता है उसको अपनी संस्कृति भी भूल जाती है। इसलिए अपनी चीजों से उसे चिढ़ होने लगती है, स्वदेशी से चिढ़ होने लगती है।
और जो पराई चीजें हैं, जो चाहे सत्ता दे या बाजार दे, उनसे बड़ा प्यार होने लगता है। ये बात है। इसलिए रेवा ने जो काम किया है कि वो एक प्रकार से उन स्मृतियों को संरक्षित करने का काम किया है। मेरी तो बहुत लंबी जिंदगी हमारे मित्र लोग जानते हैं कि दो बड़े कवियों के साथ गुजरी है। एक का नाम है नागार्जुन, जो 27 साल तक 2-2, 3-3 महीना मेरे यहाँ रहे। जानने वाले जानते हैं, यहाँ बैठे हैं। त्रिपाठी जानते हैं, त्रिपाठी जाते थे उनसे मिलने, वो रहे। और उनके साथ रहना, लोग मुझसे कहते थे कि इनको रखते क्यों हो और इनके साथ तुम रह कैसे पाते हो। मैंने कभी उनको जिंदगी में नहाते नहीं देखा। कभी कभी मुझसे कहते थे कि तुम ताला लगा दो और चले जाओ। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी कक्षा में लड़कियां उड़कियां हैं कि नहीं। तो मैंने कहा लड़कियां भी हैं, लड़के भी कहेंगे यहाँ बुला लाओ मेरे पास, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बहुत देर तक बात करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैंने लड़कियों से बात नहीं की। मैं ले आया एमए की कक्षाओं। इसलिए कविता क्या है, कवि क्या है, स्मृति क्या है, इनको समझना इतना आसान नहीं है। अभी विदूषक के बारे में कहा ना, उस जमाने का जो सबसे ब्रिलियंट आदमी होता था, जिसकी वाक विदग्धता जबरदस्त होती थी, वही राजा का विदूषक हो सकता था, सब नहीं। त्रिपाठी तो भरतनाट्य शास्त्र पर काम किए यहाँ बैठे, विदूषक सब नहीं होते थे। तो मेरा ये कहना है कि रेवा ने जो काम किया है वो स्मृति को संरक्षित करने का काम किया है। दूसरे जो कवि थे मेरे साथ, जिनके साथ मैं रहा, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, जो गांधी के साथ भी रहे, विनोबा के साथ भी रहे, ध्रुव जानते होंगे। उनसे भी मेरे दोनों मुझसे बहुत स्नेह करते थे। रेवा ने वो कहानी अपनी किताब में लिखी है। मुझे मालूम नहीं वो कहानी कहाँ से उन्होंने ली, मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन पंडित भवानी प्रसाद जी मिश्र ने मुझसे कहा, दो किस्से उन्होंने मुझे गांधी के बारे में सुनाए। एक किस्सा तो ये सुनाया कि गांधी जब नोआखाली जा रहे थे तो उस समय पंडित भवानी प्रसाद मिश्र महिला आश्रम वर्धा में अध्यापक थे। तो लोगों ने सोचा कि बापू जा रहे हैं तो उनसे हम आग्रह करें कि आप पहले हमारे यहाँ आए, हम आपको प्रणाम कर लें, तब आप जाएं। तो बापू ने मंजूर कर लिया। तो बापू ने जब मंजूर कर लिया तो इन लोगों ने सोचा जब बापू आ रहे हैं तो हम ऐसा करें कि यहाँ गेहूं बिछा दें और उस पर थोड़ा रंगोली कर दें। बापू उस गेहूं पर से पांव रखते हुए आए अपने जत्थे के साथ और फिर उनको हम विदा करें। बापू आए अपने जत्थे के साथ, गेहूं बिछा हुआ था, उस पर से पांव रखते हुए तो आए वो, और जब बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर बहुत उदास हुआ और चिंतित हुआ कि जो लोगों का अन्न बनता है उसे आपने मेरे स्वागत में जमीन पर बिछा दिया। मैं सोचता हूं कि मैं कौन से लोगों के स्वागत में आया हूं। अब जितना महिला आश्रम वर्धा का था, सारे अध्यापक और मैनेजमेंट के लोग सब संग करते क्या। तो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र वहां चूंकि अध्यापक थे और कवि तो थे ही, तो उन्होंने आगे आकर कहा कि नहीं बापू, हमने इसे आपके स्वागत के लिए जरूर बिछाया है, लेकिन हम चाहते थे, कवि और करता क्या है, हम चाहते थे कि आपके चरणों का स्पर्श इसे मिल जाए।
जैसे हम धो के सुखा करके पीस करके फिर अपने पेट में डालें, अपनी भूख तृप्त करें, जिससे हमारा रक्त बने और हमारी स्मृति और हमारी चेतना सुरक्षित रहे। तो मेरा ये कहना है कि गांधी को कहां कहां से याद करेंगे आप गांधी को जहां से भी याद करें, और ध्यान रखिएगा गांधी को जहां जहां से याद करेंगे अकेले गांधी नहीं आएंगे, गांधी के साथ पूरी परंपरा आएगी। क्योंकि एक बार मैंने भवानी साहब जी के स्वागत समारोह में कह दिया था कि गांधीवादी कवि है। जैनेन्द्र कुमार जी भी थे, मैं ही संचालक भी था, मैं ही आयोजक भी था। तो जब भवानी साहब जी मिश्र उठे तो उन्होंने कहा, मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि मैं गांधीवादी कवि हूं। मैं कैसा गांधीवादी कवि? ये गांधीवाद क्या चीज है? फिर उन्होंने व्यंग में एक किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा, किसी ने विनोबा से पूछा तो आप गांधीवादी हैं? तो विनोबा ने कहा कि बेटा मेरा, बेटी मेरी, बीवी मेरी, बैंक बैलेंस मेरा, और विचार गांधी और गांधी के बाप का। अरे गांधी ने कहा है तो मैं भी कह रहा हूं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि गांधी भी एक परंपरा के उत्तराधिकारी थे, हम भी उसी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अगर आपको परंपरा का बोध नहीं है और स्मृति नहीं है तो गांधी क्या और गांधी के बाप का क्या? सवाल तो ये है। इसलिए किस तरह से परंपरा को बचाना चाहिए? परंपरा को बचाने से स्मृतियां बचती हैं, और स्मृतियों के बचाने से इंसानीपन बचता है, और इंसानीपन के मर जाने पर न संस्कृति बचती है न मनुष्यता बचती है। इसलिए कविता शुरू ही होती है वहां से जहां से स्मृति और संस्कृति दोनों बचते हैं। इसलिए कविता की रक्षा होनी चाहिए। चतुर्वेदी जी ने एक कवि का नाम लिया, लेकिन अच्छा है उन्होंने उनके बारे में ठीक विशेषण प्रयुक्त कर दिया। इसलिए वो अच्छी बात है कि जिसको पहचान भी होनी चाहिए कि कौन कवि है कौन नहीं है, और अगर वो पहचान गायब हो जाए तो सीता को भ्रम हो गया तो जिंदगी भर परेशान नहीं बेचारी, कई बार अग्नि परीक्षाओं के बाद भी माफ नहीं की गई। क्यों? वो पहचानना भूल गई थी कि ये रावण है कि यति है। जिस समाज की पहचान भूल जाती है उसके साथ ये दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए पहचान को भी ध्यान रखिए कि पहचान क्या चीज होती है। कई लोग सोचते हैं कि हम अपनी भाषा भूल गए, हम अपने रहने का ढंग भूल जाएं, हम अपने तौर तरीके भूल जाएं, और हम गुलामों की तरह अपने मालिकों के नकल करने लगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप आजाद हुए कि आप गुलाम हुए? जिस समाज में ये सब लक्षण दिखने लगे उसमें समझिए कि गुलामियां कई स्तरों पर है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए किस तरह की किताबें हमारी रक्षा करती हैं। इस तरह की किताबें हमारी स्मृतियों को जिंदा रखती हैं। इस तरह की किताबें हमारी चेतना को पल्लवित पुष्पित करती हैं। दूसरी किताब दादा की है। उस किताब पर बोलने से मैं इसलिए डरता हूं कि कल कोई लोग ये न कहें कि आप तो आलोचक थे, आपने ऐसा कह दिया। ऐसी घटना भी एक बार मेरे साथ घटी कि मैंने अपने कवि मित्र के फ्लैट पर कुछ लिख दिया। तो मेरी एक छात्रा जो शोध छात्रा थी उसने मुझसे कहा कि सर ये आपका ही लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि मेरा नाम है वहाँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहती थी कि आपका ही लिखा हुआ है। तो मैंने कहा तुम कहना क्या चाहती हो? तो उसने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया। उसने कहा जो कुछ आपने लिखा है वही भीतर है क्या?
तो मैंने उसको कहा, अरे भाई शहर में रहना है तो सारे रिश्तों में को संभालना भी है, तो क्या ये सब कुछ सामाजिक जीवन नहीं जिया जाता? उसने एक बड़ी मार्मिक बात कही। उसने कहा, सर आप हमें ये जवाब तो दे देंगे, लेकिन जो लोग विजय बहादुर सिंह को विजय बहादुर के भरोसे पढ़ रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो मैं जो कुछ कहूँगा उसमें कुछ सच भी रहेगा, कुछ इस आयोजन का महत्व, अवसर और प्रसंग भी रहेगा। इसलिए आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं यहाँ अपने आलोचक के तौर पर मौजूद हूँ। मैं भी दुनिया में रहता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मुझ में भी कमियाँ हैं, आप लोगों में भी कमियाँ होंगी, लेकिन अगर केवल एक दूसरे की कमियाँ खोजने लगें तो साथ साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखना ये पड़ेगा कि एक आदमी जिसने जिंदगी भर चुपचाप लिखा और निरंतर संकोच करता रहा कि इन कविताओं को छपवाएं भी कि नहीं छपवाएं, और बेटे के आग्रह पर उसका मन जानकर उसने छपवाया, तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा अपराध नहीं है। और इतने सारे लोग अपनी अपनी किताबें छपवा रहे हैं, इतने इतने अच्छे ढंग से छपवा रहे हैं। और एक बड़ा नाम है, आजकल टीवी में है, और उसकी किताब पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 बड़े लोगों ने लिखा है। बड़े लोगों में पहला नाम गुलजार का है, उन्होंने भूमिका में लिखा। दूसरा नाम कमलेश्वर का, तीसरा नाम नामवर सिंह का। उसके बाद वो किताब मेरे पास आई, तो मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारी किताब छपी खूबसूरत है, ये उपहार देने लायक है। उस बेचारे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसने तमाम जगह मेरे परिचितों में फैलाया कि सर कह रहे हैं उपहार देने लायक है। और जब मैं वहाँ गया तो उन लोगों ने कहा कि आपने ऐसा कहा। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या मैं कह सकता था। मैंने ये तो नहीं कहा कि महान गजलें हैं, और मैं कहूँगा चाहे ये तीनों के अलावा और भी चौथा कह दे, उसमें से एक गजल भी पब्लिक के पास आज तक नहीं गई। इसलिए मैंने केवल 2 ही कवियों पर काम किया गजल के, दुष्यंत कुमार पर और अदम गौड़ी पर। दोनों की मान्य चीज़ों पर मेरी भूमिकाएं हैं, लेकिन ओम बवेले को मैं उस स्तर पर नहीं रख रहा हूँ। अभी आपने उनकी गजलें सुनी है, सबसे कठिन विधा है गजल, आसान नहीं है। दुष्यंत को भी लोगों ने मना किया था कि काहे को लिख रहे हो, इसमें निराला ने लिखा है, त्रिलोचन शास्त्री ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने कोशिश की है, कबीर ने भी लिखा है, तुम काहे को हाथ पांव मार रहे हो। लेकिन दुष्यंत कब किसकी सुनने वाले थे? वो केवल गजल नहीं लिख रहे थे, वो पूरे के पूरे एक वातावरण को भाषा देने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की जुबान बनाने की कोशिश कर रहे थे, और बनी लोगों के होठों पर गई, आज तक गई। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो है ना, तो मेरा ये कहना है कि गजल वैसे बहुत कठिन विधा है, लेकिन बवेले जी ने हिम्मत की है तो खूबसूरती के साथ हिम्मत की है, क्योंकि उन्होंने जो गजलें सुनाई हैं आपने सुनी है। और ये सवाल बहुत रहता है कि सब मुक्तिबोध की तरह लिखें तो विजय बहादुर सिंह या राधा वल्लभ त्रिपाठी तो पढ़ेंगे, और लोग जो पढ़ना चाहेंगे उनका क्या होगा? सारे लोग कला के पैमाने लेके ही कविता नहीं पढ़ते, आनंद के लिए भी पढ़ते हैं, रस के लिए भी पढ़ते हैं। और बवेले जी ने अपनी गजलों में वो आनंद और रस
और एक प्रकार से वो संवाद को पैदा किया ही। इसलिए मैं उन्हें आदम गोडवी और दुष्यंत कुमार नहीं, ब्राह्मणों के बहुत मित्र थे, उनको तो मतलब वो तो सड़क श्री राम सिंह, पता नहीं आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कहे भोपाली साहब का नाम तो आप लोगों ने सुना है ना। तो वो विदिशा जब किसी मुशायरे में जाते थे तो मेरे यहाँ आके एक आध रोज ठहरते थे। जब मुशायरे से लौटते थे तो उनकी जेब में जो बचा खुचा पैसा रहता था उसे जब तक खर्च नहीं करते थे तब तक भोपाल नहीं आते थे। तो 6-7 रोज रह लेते थे। यही हाल शरद जोशी का था। वो आते थे भोपाल का टिकट लेके और रुकते विदिशा में थे। तो मैं उनसे कहता था कि आप घर कब जाएंगे, वहाँ परेशान होंगे। तो क्या कहते थे शरद जोशी, तुमको क्या मैं बुरा लगता हूँ? जब मन होगा चला जाऊंगा। अरे मैंने कहा भाभी जी इंतजार कर रही होंगी। तो मैंने, मेरा घर ऐसे ही था। जो जानने वाले राम प्रकाश यहाँ बैठे हैं, ध्रुव शुक्ल बैठे हैं, लोग जानते हैं, त्रिपाठी जानते होंगे। मैंने लिखा कि मेरा घर साहित्यिक आवारा मवेशियों का अड्डा था। ये मेरी बेटी है, मैं आपको कही दूँ, इन लोगों ने झेला है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो स्थिति है साहित्य की, उसमें बघेले जी का तो घर भी बचा, पोती भी बची है, बेटा भी काम कर रहा है और बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से छलांग लगाएगा। हाँ, वो पत्रकारिता में जब गया था इंडिया टुडे में, तो मेरे पास आता ही रहता था। तो मैंने कहा देखो, इसमें बिकने के और डायरेक्ट होने के चांसेस बहुत हैं। अब तुम स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हो तो जरा ध्यान रखना कि तुम किस खानदान से आए हो। तो वो ध्यान रहा। ये दयाशंकर बैठे हुए हैं, जो अपनी नौकरी छोड़ के बैठे हैं, न्यूज़ 18 में थे। अभी राहुल गांधी की किताब कुछ लोगों ने खरीदी इनसे। इसी बात पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी कि या तो राहुल गांधी पर किताब न लिखो और या नौकरी छोड़ो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो किताब लिखूंगा, नौकरी छूट जाए तो छूट जाए। तो कुछ लोग ऐसे सरफरे हिंदुस्तान में रहना चाहिए। उर्दू का एक शेर है कि जमाना अहले खिरत से हो चुका है मायूस। जमाना अहले खिरत से हो चुका है मायूस, कहीं कोई दीवाना न काम कर जाए। तो कभी कभी जमाने में ऐसे दीवानों की जरूरत है, क्योंकि जमाना जो है सिर्फ दीवानों के कारण बचता है। वो दीवानगी रेवा में भी है, वो बघेले जी में है, ज्ञान जी में तो है। ज्ञान जी अभी तक पिटे नहीं तभी तक, क्योंकि व्यंग्यकार तो मैं नहीं मानता इनको। व्यंग इनकी एक विधा नहीं है, शैली है। तो ये लेखक कथाकार है। व्यंग्यकार नाम की कोई चीज नहीं होती, जैसे करुणाकार की कोई चीज। साहित्य में प्रेमी नाम की कोई चीज नहीं होती। प्रेम पर आप लिख सकते हैं, करुणा पर लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या व्यंग्यकार। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वो लेखक हैं, कथाकार हैं, कथाएं लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उसमें व्यंग आता है। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन जो व्यंग लिखते हैं वो उनका सामना सीधे सीधे उस आदमी से होता रहता है ना। अमूर्तता में जा नहीं सकते, संकेत तो उनको करना ही पड़ेगा। तो परसाई जी तो पिट गए थे। परसाई जी के साथ अगर ये अपना नाम रखते हैं तो इन्हें पिटना तो चाहिए ना। लेकिन अभी बचे हुए तो मैं सोचता हूँ कभी ये ठीक से परसाई के रास्ते पर नहीं है। तो उस स्थिति में मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो ओम बघेले जी ने जो काम किया है, उन्होंने 3 दृष्टियों, 3 शैलियों में काम किया। उन्होंने गीत लिखा, उन्होंने कविता लिखी, उन्होंने गजलें लिखी। और एक आदमी जो अपने को कभी कहलाना नहीं चाहता, वो इस तरह से 3-4 शैलियों में जाए
और लिखे और फिर भी ये दावा न करे कि वो कवि है, और उसके बाल बच्चे मिल करके सब ये कहें कि नहीं तुम तो कवि हो और अपने कवि होने को जाहिर करो, तो मैं समझता हूँ इसमें जितना उनका योगदान है उससे कहीं अधिक पीयूष बघेले का और पूरे परिवार का योगदान है। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से बोलने को नहीं मिला है लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं बोलूँगा तो बहुत कुछ छंद पर कहूँगा, बहुत कुछ भाषा पर कहूँगा। इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब इंसानियत बचती है तब कविता बचती है, और जब हृदय बचता है तो श्रेष्ठ कविता बचती है, और जब विशाल हृदय बचता है तो महान कविता होती है। आप लोग उम्मीद करें कि समाज में होता चले, और हम लोग ये बहुत खतरनाक इतिहास के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें अगर हमने अपने को बचा लिया तो भारत भी बचेगा, कविता भी बचेगी और इंसान भी बचेगा। धन्यवाद।